हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नीट टेस्ट 54 केमिस्ट्री डिस्कशन। आई एम शशि शेखर और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक स्पेक्ट्रम ईच लाइन इन द लाइमन सीरीज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रिटर्निंग। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पे रिटर्न होते हैं? n=1 पे रिटर्न होते हैं फ्रॉम हायर स्टेट्स लाइक n=2, n=3, n=4। इन स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन n=1 पे रिटर्न होता है तो हम उनको लाइमन सीरीज़ में काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से n=2 पे रिटर्न होते तो हम इनको बामर सीरीज़ में काउंट करते। n=3 पे रिटर्न होते हायर स्टेट से तो हम इनको पाश्चन सीरीज़ में काउंट करते। तो ये ऐसे भी आपको ध्यान रहता होगा कि बामर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था जिसमें विजिबल लाइट्स मिलती हैं, विजिबल लाइट मिली थी उनको, तो बामर रेडबर्ग इक्वेशन बना और उसके बाद फिर उसका डेवलपमेंट हुआ आगे सीरीज़ का। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% अल्कोहल बाई मास डेंसिटी इज दिस मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 30% अल्कोहल बाई मास। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो गिवन है वो है 75% अल्कोहल बाई मास। 75% अल्कोहल है बाई मास, मतलब जब हम बाई मास बोल रहे हैं मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन है, और डेंसिटी भी इसकी पता है हमें 0.8 ग्राम पर ml है। और हमें प्रिपेयर क्या करना है? जो हमें प्रिपेयर करना है वो है दिस मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 150 ml, 150 सेंटीमीटर क्यूब है, 150 ml ऑफ 30% अल्कोहल, और इसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है और इस सोल्यूट को कितने अमाउंट वॉल्यूम से हम ला सकते हैं। तो हम पहले मास ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें गिवन है 30% अल्कोहल, मतलब 30 ग्राम अल्कोहल है आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हमें इसको ग्राम सॉल्यूशन है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हम डेंसिटी का यूज़ कर रहे हैं। 0.9 ग्राम सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 1 ml, मतलब 1 ml में 0.9 ग्राम सॉल्यूशन है। तो हम ml ऑफ सॉल्यूशन तक आ गए हैं और अपने पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो गिवन है 150 ml। तो यहाँ से ग्राम सॉल्यूशन कैंसिल हो रहा है, मिलीलीटर सॉल्यूशन कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास मास ऑफ अल्कोहल आ जाता है, ज़ीरो भी कैंसिल कर देते हैं हम। तो ओवरऑल ये वैल्यू बन रही है 0.9 इंटू 3 और इंटू 15, तो 15 इंटू 3 45 हो गया, 45 इंटू 9 45 और ये 40, तो ये वैल्यू आ रही है 40.5 ग्राम अल्कोहल। तो हमें चाहिए 40.5 ग्राम अल्कोहल, किससे? हमें चाहिए इस सॉल्यूशन से। तो इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि हमें 40.5 ग्राम अल्कोहल मिलेगा? तो हम शुरू करते हैं अगेन। 40.5 ग्राम हमें अल्कोहल चाहिए और अपने पास है ये गिवन इसका हमें मास बाई मास पता है, दिस इज 75 ग्राम अल्कोहल बाई मास। मतलब जब हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें मिलता है 75 ग्राम ऑफ अल्कोहल। ये जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड, और ये ऐसे क्वेश्चंस में या इन जनरल क्वेश्चंस में जहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके बाद ग्राम सॉल्यूशन के बाद हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे, और 1 ml में है 0.8 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब फिर से देखिए, ग्राम सॉल्यूशन कैंसिल, ग्राम अल्कोहल कैंसिल हो गया, ग्राम सॉल्यूशन कैंसिल हो गया, और अपने पास मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से डायरेक्टली मिल रहा है जो कि है 40.5 या 0.8 और 405 ऐसा कर देते हैं, 405 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 8 ग्राम 8 ml। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो 75 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 25 से, 25 3 जा 75 और ये 4 टाइम्स 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू आ रही है 405/6। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 6 6 जा 36 और 45 है तो 6 45 है, 6 7 जा 42 एंड अगेन 30 है समथिंग, तो ये 67.5 ml वैल्यू आ रही है।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 decimeter cube to 2 meter cube at 300 Kelvin against a pressure of 101.325 kilopascal। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है? आइडियल गैस है, 2 मोल्स है, और इसका एक्सपेंशन हो रहा है कहाँ से? 10 डेसीमीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक। टेम्परेचर मेंशन है 300 केल्विन, प्रेशर मेंशन है 101.325 किलो पास्कल। ध्यान रखना है सारे यूनिट्स जो हैं वो हमें ऐसा ही यूनिट की तरफ आसानी से कन्वर्ट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ कि हमें कोई प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्योंकि 101.325 के प्रेशर पे हो रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर है तो हम सीधा वर्क डन को लिख देते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो जब हम पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हमें पी एक्सटर्नल पता है, दिस इज़ 101.325 किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ पास्कल, ताकि डायरेक्टली जूल में अपने पास आंसर आ जाए। डेल्टा वी इज़ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल 2 मीटर क्यूब है। अगेन इसको भी हम चाहते हैं कि सीधा सीधा यूनिट्स के टर्म में ही पुट करें, तो 2 पर पुट कर देते हैं। एंड 10 डेसीमीटर क्यूब मतलब 10 × 10⁻³ मीटर का क्यूब, 10 × 10⁻⁻1 मीटर का क्यूब, दिस इज़ 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, दिस इज़ 0.01। तो ये वैल्यू 0.01 है, तो 2 - 0.01 मीटर क्यूब इंटू पास्कल जो होगा वो जूल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 101, माइनस में आ रही है 101.325 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आ रहा है, 1.99 जूल में आ रही है, और 10⁻³ है तो उसको लेते हुए हम किलो जूल कर देते हैं। तो ये 200 के आसपास अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। नेगेटिव में 200 मल्टीप्लाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली काम करना है, टाइम सेव करना है हमें एग्जाम में। विच ऑफ द 2 आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन विल हैव द सेम ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन। 2 चीज़ें बोली जा रही हैं, सेम ज्योमेट्री भी है और सेम हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो हम सबसे पहले इनके लुईस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। जितना फास्टर आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में होंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। जब हम NO2- को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए ऑक्सीजन पे हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब -1 की फॉर्मल चार्ज है, सही स्ट्रक्चर है, और इसका शेप अगर हम देखें, ज्योमेट्री देखें, तो ये बेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp2, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। NO3- में जब हम देखते हैं तो N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, NO3- का स्ट्रक्चर ऐसा है, नाइट्रेट आयन है। अगेन इसका जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन है sp2 अगेन। फिर इसके बाद NH2-, तो NH2- का स्ट्रक्चर अमाइड आयन है। अमाइड आयन का स्ट्रक्चर सिमिलर टू H2O की तरह है, NH2- है तो ये भी बेंट शेप का है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। इसके बाद NH4+, तो NH4+ में CH4 की तरह स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, और ये है टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। इसके बाद SCN-, SC ट्रिपल बॉन्ड N-, तो सल्फ़र पे आ रहा है। कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर है, और कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें ऐसा बोल रहा है विच ऑफ द 2 आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक तो इनका है NO2 और NO2- और NO3- का सेम हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरा पेयर बन रहा है sp3 NH2- और साथ में NH4+। तो NH2- और NH4+ तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो सेम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे इससे पता चल जाएगा, मतलब NO2- और NO3- विल बी द आंसर। An ideal gas obeying kinetic theory of gases cannot be liquefied
क्यों नहीं लिक्विफाई कर सकते हैं? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़ीरो है। जब हम जिसको रियल गैसेस में सॉल्व करते हैं तो ए की सम पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, थ्रू आउट वो एज अ गैस बिहेव कर रहा होगा। फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इवन हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इन सारे फोर्सेस को भी कंसिडर नहीं करते हैं जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे होते हैं। और काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस हमेशा ही आते रहते हैं, तो जो 3 4 5 पोस्टुलेट्स हैं इनके, वो सब आपको ध्यान रखने चाहिए, और क्यों हम ऐसा लिखते हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCl5 से PCl3 और Cl2 बन रहा है, और कौन सा कंडीशन करेक्ट है पूछा जा रहा है हमसे। सीधा सीधा एक कंडीशन डेल्टा एच और डेल्टा एस में पूछ रहा है, तो एक कंडीशन तो हमें दिख रहा है कि इधर 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है, और इधर 1 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ, तो टोटल 2 मोल गैस फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्योंकि मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं, और मोल ऑफ गैस अगर बढ़ेगा तो डेल्टा एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। एक ही ऑप्शन है जिसमें डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है। हम डेल्टा एच के बारे में खुद से ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। PCl5 हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो किसी टेम्परेचर पे डेल्टा एच ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है, किसी पे लेस दैन ज़ीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, बट यहाँ पे सॉल्व करना आसान है। व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक एटॉमिक रेडियाई इन द फॉलोइंग। तो अगेन ये सब सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सिलिकन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फ़र है, और फिर क्लोरीन है। तो सारे के सारे जब हम इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है और हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, तो हमने सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कर दिया, बट जो z की वैल्यू है वो इधर जाने पे बढ़ रही है, और अगर z की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, बट z तो ज़्यादा है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा Cl+7 को, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जो मॉलिक्यूलर साइज़ होगी वो छोटी होती जाएगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z लिख सकते हो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। अगेन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो है इंडिकेटर और इनके टर्म में, बट क्वेश्चन सिंपल ही है, और ये केवल हेंडरसन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंडरसन इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो बफर सॉल्यूशंस में हम इनको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस बाई एसिड, बेस की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली कोई भी इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर एक वीक बेस होता, एक वीक एसिड की तरह ही होता है, या एक वीक एसिड ही होता है। इंडिकेटर को हम यहाँ पे मानो HIN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो HIN वीक एसिड है। जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये डिसोशिएट होगा फॉर्मिंग H3O प्लस आयंस एंड IN माइनस आयंस। तो आप चाहो तो डेराइव कर सकते हो, जैसे KIN अगर हम लिख रहे हैं के इंडिकेटर को, दिस इज़ इक्वल टू H3O प्लस इंटू IN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN की कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो विथ H3O प्लस विथ IN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और अपॉन HIN की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल। तो यहाँ से जब हम KH या PKH लिख दें तो PKIN विल बी इक्वल टू PH और माइनस लॉग ऑफ IN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। तो यहाँ से सॉल्व करना आसान है, बट आप अगेन मैं बताऊँगा कि ये बफर के जैसा ही है, तो वैसे भी ऑप्शन को टिक करना ईजियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BaO2 BaO प्लस O2 है, डेल्टा H पॉजिटिव है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। तो प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड करेगा डेल्टा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, डेल्टा H जो होती है या K जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आप हीट को रिएक्टेंट की साइड में लिख सकते हो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और O2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज तो बोलना हमें केवल
डिपेंडिंग पूछ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। Al2SO4 होल थ्राइस इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग बट नॉट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं। एक्सप्लेन्ड है, एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ मेनली यूज्ड as a coagulating agent in purification of drinking water and wastewater treatment, as moderant in dyeing and printing textiles। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो इनऑर्गेनिक में रहती हैं ध्यान ही रखनी पड़ती हैं, तो इनमें ये उनमें से एक है। Fe3O4 में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। आयरन का Fe3O4 आपको ध्यान हो तो FeO और Fe2O3 से बनता है, बट यहाँ पे हमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। अज्यूम कर लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 3x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8/3। तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter। अगेन 1 लीटर से 10 लीटर पे डाइल्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज़ दी नॉर्मेलिटी? हमें नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी में और मोलारिटी में सिंपल सा रिलेशन है। जब हम नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को इक्वेट करते हैं, नॉर्मेलिटी सिमिलर टू मोलारिटी डिफाइन होती है। Normality is equal to equivalents, number of equivalents upon volume of solution। जैसे हम मोलारिटी डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मोल्स का जो फार्मूला है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट होता है, ये एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट, या ई से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई इज़ इक्विवेलेंट वेट, जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है ये वैसे ही इक्विवेलेंट वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट वेट को हम रिलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स को आप रेडॉक्स रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर सकते हो, डाई बेसिक में 2 से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब एसिडिक में 2 से रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से हम एक्स को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो इसको हम W/m इंटू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दें अगर, तो ये जो टर्म बनता हुआ दिख रहा है दिस इज़ मोलारिटी, तो ये आ जाएगा अपने पास मोलारिटी इंटू एक्स, एंड देयरफॉर एक्स इज़ इक्वल टू नॉर्मेलिटी, या यहाँ से हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कि हमें गिवन है 5 मोलर सॉल्यूशन, और क्योंकि H2SO4 जो है वो डाई बेसिक है, H2SO4 डाई मतलब डाइप्रोटिक है, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2 इंटू 5 नॉर्मल हो जाएगा, ये दिस इज़ 10 नॉर्मल। और फाइनली बाद में क्या कर रहे हैं हम 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डाइल्यूट कर दिया हमने, 10 से डिवाइड करते ही ये 1 नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एज दिस, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है, देयरफॉर सारी चीज़ें हमें कन्वर्ट करके दे दी गई हैं कि किस तरह से K आपस में रिलेट हो रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि K1 तो सेम है, बट 2K1 NO2 के लिए जब हम रेट को NO2 के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन से इन दोनों इक्वेशन को ये दोनों इक्वालिटी को यूज़ करते हुए आप ऐसा लिख सकते हो कि 2K1 टाइम्स N2O5, और 2K1 इज़ अ कांस्टेंट, तो उसको K डैश से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से 2K1 इज़ इक्वल टू आ गया है K प्राइम, तो K1 अब क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा K'/2। सेकेंड इस इक्वेशन को अब हम देखते हैं, तो हाफ K1 इक्वल टू K', हाफ K1 इज़ इक्वल टू K', तो यहाँ से आ रहा है K1 इज़ इक्वल टू K'' टाइम्स 2, तो K1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स K'। अब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन रेशियो को, तो 2 टाइम्स K1
इक्वल टू K डैश इक्वल टू 4 टाइम्स K डबल प्राइम। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। BCl3 इज प्लेनर, NCl3 इज पिरामिडल। क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाओ, एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन जब हम NCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NCl3 के पास 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल में होगा, और इसकी जो शेप हो जाएगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, और ये प्लेनर हो जाएगा। तो ये लोन पेयर का इफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मोस्ट बेसिक। अगेन मोस्ट बेसिक वो होगा जो कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बन रहा होगा, वो होगा मोस्ट बेसिक। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो वीक एसिड, जैसे PbOH होल ट्वाइस एक वीक बेस है, तो इसको तो लेना ही बेकार है। AlOH होल थ्राइस अगेन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। CH3COOK इज़ मेड ऑफ KOH एंड प्लस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और KOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनका जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, देयरफॉर C इज़ आंसर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो पीछे लगा हुआ है। इसके बाद जब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका है, देन दिस 1 2 3 की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाने से हम इसको बोलेंगे कि ये R कॉन्फ़िगरेशन का है। कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, केवल वही नहीं एक्ट कर सकता है जो कि अपने हाईएस्ट या फिर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट पे होगा तो फिर उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता है। जैसे Fe3+ है तो इसका ऑक्सीडेशन फर्दर डिफ़िकल्ट है। सिमिलरली जैसे N यहाँ पे अगर हम देखें तो N की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है O के कारण -4 और ये +1, तो -3, देयरफॉर दिस इज़ +3। तो +3 आ रही है तो अब ये +5 तक जा सकता है, और नीचे तो ये 0 -3 तक जा सकता है। ऑक्सीजन -1 है, अगेन ये -2 तक जा सकता है। सिमिलरली सल्फ़र को देख रहे हैं तो यहाँ पे +4 आ जाता है। फॉस्फोरस को जब हम देख रहे हैं तो ये आ रहा है +5, तो फॉस्फोरस +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। सल्फ़र भी +4 से +6 पे जा सकता है, बट फॉस्फोरस अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। नेमिंग आसान है, हमें सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिख रही है हमें, और इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में जिधर से ग्रुप पास आ रहा है तो इधर से ही ग्रुप पास आ रहा है, तो इधर से ही नंबरिंग करते हैं। टोटल 8 एटम्स हैं, और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 पोजीशन पे इथाइल है। ऑर्डरिंग भी आपको ऐसे ही लिखना है, हम अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखते हैं E को पहले, फिर M को। Which halide does not get hydrolyzed by sodium hydroxide? एक है विनाइल क्लोराइड, एक है मिथाइल क्लोराइड, एक है इथाइल क्लोराइड, और एक है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। Cl ये neither this is neither good for SN2 क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, नॉर गुड फॉर SN1। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, हम कार्बोकैटायन इससे फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो विनाइलिक कटायन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि विनाइलिक कटायन इज़ वेरी अनस्टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर? जब फास्टर रिएक्ट करने की बात हो रही है तो हम डेल्टा H और इन सारी चीज़ों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इन सारी चीज़ों के बताया। जब फास्टर वर्ड आ जाता है तो फिर ये सेक्शन है काइनेटिक्स का, और काइनेटिक्स में हम डेल्टा H0 से बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलेट नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस को। तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे अगर हम देखें तो क्योंकि सेम साइड से अटैच होता है H2 कैटालिटिक कंडीशन में, तो सेम साइड से अगर इधर से अटैच हो जाए तो अटैचमेंट आसान होगा। सिन एडिशन है, देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें इधर R ग्रुप आ रहा है, इधर R ग्रुप आ रहा है, इधर 2 R ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इनमें प्रॉब्लम होगी अटैच होने में। द परसेंटेज CHN इन ऑर्गेनिक, इम्पेरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है,
तीनों का हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम आउट ऑफ 100 ग्राम सैंपल कंसिडर करें तो ये 40 ग्राम है, ये 13.3 ग्राम है, ये 46.7 ग्राम है। मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, 40/12 13.3/1 46.7/14, दिस इज इक्वल टू 12×36, 40, 12×36 अगेन, तो ये 13.3 ही है, 14×42 और ये बच रहा है अगेन 47, 14×42 3.33 ही आ रही है वैल्यू। फिर हम मोल अपॉन स्मॉलेस्ट जो मोल आता है उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू 3.33/3.33 आ जाएगी, ये 13.3/3.33 आ जाएगी, और ये 3.33/3.33 आ जाएगी। तो ये वैल्यू 1 आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 4 आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 1 आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बन जाएगा CH4N, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। When zinc converts from melted state to its solid state, it has HCP structure. HCP मतलब AB लेयरिंग है इसमें। देन फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। तो एक तो तरीका है कि आप सिंपल लेयरिंग के टर्म में अगर सोचो तो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मानो कि ये लेयर ए है, इस तरह से अरेंज्ड है ये ऐसा। हम इस एटम, किसी एक एटम को हम कंसिडर करते हैं। इस एटम को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस कितने एटम से ये सराउंडेड है? ये सराउंडेड है अभी 1 2 3 4 5 6 इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। एक प्लेन में 6 है, इसके ऊपर अब ये इधर से 1 2 और 3, तो 3 ऊपर आएंगे, सिमिलरली 3 नीचे आएंगे, सेम लेयरिंग होगी, तो 6 3 और 3 लेयरिंग हो जाएगी। तो टोटल 12 एटम्स इसमें आ जाएंगे नियरेस्ट नेबर में। CCP में भी 12 एटम ही रहते हैं। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। आपके घर पे RO लगा हुआ है तो क्वेश्चन आसान है। रिवर्स ऑस्मोसिस जनरली यूज़ करते हैं हम सी वाटर से प्योर वाटर या सलाइन वाटर को कन्वर्ट करने में प्योर वाटर में। फॉर द सेल रिएक्शन दिस डेल्टा G की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? तो डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE। दिस इज इक्वल टू, अगर हम ई सेल लिखें, ई सेल जो है दिस इज इक्वल टू E0 सेल माइनस ये प्लस -0.06 अपॉन एट 25 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं अपॉन n log, और ये वैल्यू आ रही है C2/C1 रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो 0.06 हमने लिख दिया है, तो हमने ln की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहो तो ऐसे भी डेराइव कर सकते हो। तो ये वैल्यू ln C2/C1 पे डिपेंड कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कंसनट्रेशन? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करता है, और सल्फाइड ओर कहाँ मिल रहा है? गैलेना में। PbS इज द सल्फाइड ओर। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द पीस ऑफ मेटल द अदर एंड बिकम्स हॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक मेटल से, एक एटम से दूसरे एटम पे। एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग टू अदर एंड। ये सब बोनस क्वेश्चन हैं, आपको बैठे बैठे मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। तो जब हम CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले समझोगे इस बात को कि CO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, किसी मेटल को ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कम कैसे होगा? बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से कम होगा कि जो मेटल है वो अपने d ऑर्बिटल को डोनेट करता है इसके पाई स्टार में। D से कुछ पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, दिस बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम लेस देन 3। बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। हमें क्या बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ लोएस्ट, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम किस में है? तो इस मेटल की नेगेटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा ये मेटल, उतना ही ज़्यादा इधर ट्रांसफ़र करेगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि V पे नेगेटिव चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा और ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कम होगी उसमें। लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेडरिच भी रहता है जो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो लैंगमुयर बहुत सारे एजम्पशंस को डील करता है, जैसे कि जो गैस लेते हैं हम, गैस एक आइडियल गैस है, मतलब जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट बिहेव्स, ये सब कुछ कुछ बिहेव्स एज एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशंस। सेकेंड ये भी है कि ये मोनोलेयर फॉर्म करता है, फॉर्म्स मोनोलेयर। इसके बाद फिर इस पर एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा एंड देन नो स्टैकिंग, एक लेयर के बाद कोई दूसरा। तो ये बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे एजम्पशन, थ्योरेटिकल मॉडल है लैंगमुयर एडजॉर्प्शन। थर्ड एक हमें यहाँ पे और गिवन है कि द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल। जितने भी साइट्स हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, तो जो थ्योरेटिकल सिंपल मॉडल बनाया जाता है वैसा वो डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। तो रेड और वायलेट फॉस्फोरस ये सब तो P4 के पॉलीमर्स होते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वाइट फॉस्फोरस जो है उसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी होता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ अमोनिया, अगेन बोनस क्वेश्चन, लॉटरी है ये सब। NH3 एक्वस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो है NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, तो NH4 प्लस एंड OH माइनस एक्वस इज द आंसर। When CuSO4 is electrolyzed using platinum electrodes, तो CuSO4 का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो Cu रिड्यूस होता है। जनरली कॉपर का रिड्यूस होना काफ़ी आसान है। कॉपर जब रिड्यूस होता है तो 0.34 वोल्ट, इनफैक्ट इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो Cu2 प्लस का रिडक्शन काफ़ी आसान है, आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर ये इसी की जगह पे Na2SO4 अगर रहता तब तो H2O ही ऑक्सीडाइज होता और H2O ही रिड्यूस होता। ऑक्सीडाइज होता तो O2 बन जाता, रिड्यूस होता तो H2 बन जाता। बट अगर CuSO4 है तो CuSO4 के केस में Cu2 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा कॉपर में, और ऑक्सीडेशन तो H2O का ही होगा O2 में। तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो कैथोड पे कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। द फार्मूला ऑफ डाई क्लोरो, दो क्लोरीन होना चाहिए, तो दो क्लोरीन किस में है भाई, इसमें क्लोरीन दो नहीं है, इसमें दो क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है। बिस यूरिया, दो यूरिया भी होना चाहिए। यूरिया क्या होता है, CONH2 और NH2। वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड वाज यूरिया। तो यूरिया में अब NH2 ये ट्वाइस है, बिस लिखा हुआ है, तो जैसे इसमें तो एक ही बनाया हुआ है, ये तो गलत हो गया। इसमें दो बनाए हुए हैं CONH2, बट इसको अंदर NH2 होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस का होल ट्वाइस ये चाहिए हमें, तो ये केवल इसी ऑप्शन में प्रेजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगेन लॉटरी क्वेश्चन। RX को हम रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ, तो ये RMgX बन जाता है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस में हमें काम में आता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लॉटरी क्वेश्चन, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O एब्स्ट्रैक्ट करता है, Al2O3 तो H2 एब्स्ट्रैक्ट करेगा ही। H3O4 जैसे सिंपल अल्कोहल वगैरह में भी पढ़ते हो कि अल्कोहल OH के साथ हीटिंग करेंगे हम, H2SO4 के साथ हीटिंग कर दिया तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हीटिंग कर दिया तो ये इससे डबल बॉन्ड बन जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियरली CO2 तो यहाँ पे एसिडिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इसके बाद ये सब मेटालाइक ऑक्साइड हैं और ये प्योर वाटर है, तो CO2 के बाद H2O आना चाहिए, और उसके बाद फिर ये दोनों, इनमें से भी CO और ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, तो pH तो बेसिक नेचर मतलब एसिडिक नेचर और भी कम मानेंगे, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। लॉटरी रिएक्शन ऑफ दिस विथ RMgX सिंपल सा है, ऑक्सीरेन है, R माइनस RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R माइनस इस पर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो इधर RMgX लग रहा है, R लग रहा है,
और इधर OMgX फॉर्म हो रहा है। बाद में H2O के साथ क्वेंच करते हैं तो फिर ये OH बन जाएगा और ये R बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, RCH2CH2OH इज द करेक्ट आंसर। द स्पीसीज विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के पास जाए, मतलब खुद क्या होए, पॉजिटिव चार्ज होए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो Br+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन जब करते हैं तो Br2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। AlCl3 क्या करता है, लिविस एसिड है, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और फिर फाइनली ये Br+ और AlCl3 Br- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो Br+ फॉर्म हो रहा है ये फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। प्रोपायोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद Br2 फॉस्फोरस यील्ड्स डाइब्रोमो प्रोडक्ट। प्रोपायोनिक एसिड बनाया जाए, प्रोपायोनिक एसिड बनाया हमने और इसका रिएक्शन करा रहे हैं PBr2 के साथ। PBr2 जो है वो रिएक्ट करके PBr3 बना लेता है, जो कि सबसे पहले OBr बनाते हैं इसको। फिर ये जो मॉलिक्यूल बना ये अब इनोलाइज हो सकता है, OH और Br बन सकता है। इनोलाइज होने के बाद फर्दर फिर अब इस पे रिएक्शन Br2 की होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होने के कारण। तो फिर ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा और बाद में H2O से क्वेंच करने के बाद फिर हम इसमें एसिड बना देते हैं। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन पे अटैक होगा, ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हम देखते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, OH है, NO2 ग्रुप है। तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं होगा इसका ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 2-मिथाइल ऑक्सीडेशन होगा बट इतनी आसानी से करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर SO2 to SO3 इन लेड चैम्बर, याद है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका आंसर है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड। देखें जरा, एसिटोनाइट्राइल होता है CH3CN, हाइड्रोलाइज किसके साथ कर रहे हैं, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। HCl ऐड कर दें इस पर तो H+ एक्सेप्ट करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, C ट्रिपल बॉन्ड NH+ CCH3। अब H2O इस पर अटैक करेगा क्योंकि नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन पे अटैक, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस ले रहा है और ये स्ट्रक्चर हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, C डबल बॉन्ड NH देन CH3 और इधर फॉर्म हो रहा है OH2+। अब ऑक्सीजन को भी तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिर से NH को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की तरफ बन रहे हैं और ये वापस से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये हमने बहुत सारे स्टेप्स को एक साथ लिख दिया है। जब तक आप रिएक्शन मैकेनिज़्म इस तरह से ड्रॉ करना नहीं सीखोगे आपको प्रॉब्लम रहेगी। OH2+ से ये फॉर्म हो रहा है OH+ और फिर एक H+ रिड्यूस होगा, एक H+ रिमूव होगा तो ये बन जाएगा अमाइड, एसिटामाइड। तो ये आंसर इज एसिटामाइड। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अगेन इंसुलिन का इंजेक्शन सुना होगा आपने, ग्लूकोज बढ़ जाने पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, पॉलिस्टीरीन जो कि स्टायरीन से बनता है, स्टायरीन ऐसा है और इसके साथ जब R रेडिकल या कोई भी ऐसा रेडिकल आके इस पर अटैक करेगा तो ये फर्स्ट तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है, सॉरी फिनाइल लिख देते हैं, फिनाइल और कार्बन पे रेडिकल है, इधर CH2 है और R है। अब ये रेडिकल फिर दूसरे ग्रुप पे अटैक कर सकता है, तो दूसरे पे अटैक करेगा अगेन तो
पीएच हम इसको इसी ऑर्डर में लिखते हैं। कार्बन का रेडिकल बनाया, फिर इधर पीएच बनाया, फिर इधर CH2 और R बना देते हैं। अब ये रेडिकल जो है ये फिर दूसरे CPH डबल बॉन्ड CH2 इस पर अटैक करेगा तो एक रेडिकल फिर और फॉर्म हो जाएगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट मतलब ये प्रोपोगेट होता जाएगा चेन। CH2 बन गया, फिर इस पे कार्बन आ गया, कार्बन पीएच आ गया, फिर ये रेडिकल बन गया, फिर ये रेडिकल दूसरे के साथ जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से ये अटैच होता होता पॉलीस्टीरीन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो अगेन ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्पिसिलिन इज़ अ नेचुरल एंटीबायोटिक, दिस इज़ नॉट ट्रू। एम्पिसिलिन इज़ a modification of penicillin and thus is not a natural antibiotic. Acidity BF3 can be explained on which of the following concepts. BF3 के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये लिविस मतलब ये अर्हीनियस एसिड तो नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में भी H+ का ही जिक्र है तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी नहीं है। तो बचा लिविस एसिड जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि NH जैसे BF3 अगर हम देखें तो BF3 एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH3BF3 एडक्ट फॉर्म करता है, प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर। दिस इज़ अ लिविस एसिड क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो लिविस एसिड है। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लिविस बेस है। तो आज का डिस्कशन ओवर हो गया है। होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपने सॉल्व कर लिया होगा। पेपर को तो हम ईजियर साइड पे ही मार्क करेंगे, मतलब आउट ऑफ 180 यू शुड स्कोर एटलीस्ट 165 मार्क्स इन दिस पेपर। इतना आसान पेपर था ये। ठीक है, हम नेक्स्ट